हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग एंड वेलकम टू थिंक एसएससी। आप सभी का थिंक एसएससी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए फिर लाइव आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, आ जाइए फटाक फटाक से लाइव फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? ओके, पंकज आ चुके हैं, प्रशांत आ चुके हैं, कुमकुम सिंह आ चुकी हैं, राठौड़ करके आ चुके हैं, राहुल जी आ चुके हैं, आकांक्षा द्विवेदी आ चुकी हैं, उसके बाद दिव्या आ चुकी हैं। चलिए भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। मोहम्मद इमरान जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। क्या पढ़ रहे थे हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र पढ़ रहे थे। और अंतःस्रावी तंत्र में हमें क्या पढ़नी है? ऐसी ग्लैंड्स पढ़नी है जो हार्मोन बनाती हैं। और ऐसी कितनी ग्लैंड्स होती हैं? ऐसी टोटल 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो दिन रात हमारे बॉडी में क्या सिक्रीट कर रही हैं? हार्मोन सिक्रीट कर रही हैं। 9 में से हमने 2 पढ़ ली थी। कौन कौन सी पढ़ ली थी? एक बार कमेंट करके बताओ जरा, हमने कौन कौन सी पढ़ ली थी? हमने एक तो पेनक्रियास पढ़ ली थी। पेनक्रियास से क्या क्या बन रहा था, याद है ना आपको? पेनक्रियास से इंसुलिन निकल रहा था, पेनक्रियास से ग्लूकागॉन निकल रहा था, पेनक्रियास द्वारा इंसुलिन निकला हुआ ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर रहा था। ये पढ़ चुके थे। और दूसरी हम पढ़ चुके थे इमरजेंसी ग्लैंड। इमरजेंसी ग्लैंड का नाम क्या था? एड्रीनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। वो ग्रंथि जो कहाँ पे होती हैं? जो किडनी के अपर साइड पे होती हैं। 2 होती हैं और दोनों की दोनों इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से हम उनको बोलते हैं। तो ये 2 पढ़ चुके हैं, अब आप लिखेंगे तीसरी। आज हम पढ़ेंगे 3, 4, 5, ठीक है। 3 नंबर पे लिखेंगे आप थाइमस ग्लैंड। 3 नंबर पे जो आती है उसका नाम है थाइमस ग्लैंड। सबसे पहले थाइमस ग्लैंड की लोकेशन तो आपको पता ही होगी कहाँ होती है, क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि कहाँ पे होती है? चेस्ट में होती है। नंबर में कितनी होती है? एक ही। ये वक्षीय गुहा यानी कि छाती में होती है, चेस्ट में होती है। नंबर में एक ही होती है, मेल फीमेल दोनों बॉडी में एक ही होती है। जब बात करते हैं कि ये थाइमस ग्लैंड क्या करती है, ग्लैंड है, हार्मोन बनाएगी। थाइमस ग्लैंड से जो हार्मोन बनता है इसका नाम लिखो। थाइमस ग्लैंड से जो हार्मोन बनता है उसका नाम होता है थाइमोसिन हार्मोन। इससे निकलता है थाइमोसिन हार्मोन। बहुत बार आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि थाइमोसिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि रिलीज करती है। देखो बच्चों, एक होता है थायराइड हार्मोन जो आज हम पढ़ेंगे। थायराइड अलग है, थाइमोसिन अलग है। थायराइड हार्मोन थायराइड ग्रंथि बनाती है, थाइमोसिन थाइमस ग्लैंड बनाती है। कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। जब मैं आपको इस ग्रंथि के बारे में बताऊं तो एक बात सुन लो, ये ग्रंथि ऐसी है, इसका साइज जो है ना वो आपकी उम्र के साथ डिक्रीज होता शुरू हो जाता है। कुछ ऐसा साइज का ग्राफ बनता है जब हम बात करते हैं, यानी कि जब आप 0 to 15 ईयर्स के होते हैं तो धीरे धीरे इसका साइज बढ़ता है। फिर आप 25-26 साल के होते हैं तो इसका साइज मैक्सिमम रहता है, इसका आकार। और 26 साल के बाद धीरे 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 इसका साइज धीरे धीरे छोटा होता जाता है। और ऐसा मानते हैं कि 50-55 के बाद इसका साइज छोटा हो जाता है, इसका आकार छोटा हो जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस ग्रंथि का आकार उम्र के साथ घटता है? सिर्फ एक ही ग्रंथि है जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। एक ही ऐसी ग्लैंड है जिसका आकार जैसे जैसे आप 26-27 साल के हो जाते हो उसके बाद इसका धीरे 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 साइज छोटा होता जाता है। और 70-80 साल के हो जाओगे तो ये मैच्योर करता है। अब ये टी सेल्स हमने कहाँ पढ़ी थी या नहीं पढ़ी है तो फिर सुन लो, कोई बात नहीं, आज सुन लो। हमारे बॉडी में WBC होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं। उनका काम क्या होता है? इम्यूनिटी देना, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता देती हैं। जब भी बाहर से कोई बीमारी करने, कोई इन्फेक्शन आता है, कोई संक्रमण आता है तो उसके अगेंस्ट लड़ाई करती हैं WBC। और WBC के ही टाइप होते हैं। क्या? एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। बहुत ध्यान से सुनना। एक टाइप की WBC होती है जिनको हम लिम्फोसाइट बोलते हैं, लिम्फोसाइट। और ये जो लिम्फोसाइट है ना, ये 2 टाइप की होती है। एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। 2 टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट।
ये दोनों ही क्या करती हैं, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज का काम करती हैं। ये एंटीबॉडीज क्या होती हैं, ऐसी सेल्स जो हमारे बॉडी में इंफेक्शंस को मार गिराने का काम करती हैं, इंफेक्शंस को मार गिराने का काम करती हैं। आप बहुत ध्यान से सुनना अगला सेंटेंस मेरा, बी और टी लिम्फोसाइट्स जो होती है ना, ये बनती कहाँ है, ये दोनों ही बनती हैं बोन मैरो में। भाई जहां खून बनता है वहीं पर तो खून की सेल्स बनेंगी, और खून कहाँ बनता है, लंबी लंबी हड्डियों के बीच में जो खोखला वाला हिस्सा होता है जिसको आप बोन मैरो कहते हैं, वहीं पे आपका ब्लड बनता है। तो ये बी लिम्फोसाइट भी बोन मैरो में बनेगा, टी लिम्फोसाइट भी बोन मैरो में बनेगा। अब बी लिम्फोसाइट मैच्योर भी, यानी कि इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जो ट्रेनिंग मिलती है ना इनको, कोई इन्फेक्शन आया है तो किस तरीके से जाके उस पर अटैक करके उसको मारना है, उसके खिलाफ लड़ाई करनी है, तो इसको मैच्योर बोन मैरो ही कर देता है। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट होती है ना, ये मैच्योर होने के लिए किसके पास आती है, थाइमस ग्लैंड के पास आती है। और थाइमस ग्लैंड के पास जो हार्मोन है थाइमोसिन, ये टी सेल्स को मैच्योर करता है। टी सेल्स का मतलब होता है टारगेट सेल्स, और फिर ये क्या करती हैं, ये टारगेट पार्ट पे जाती हैं, और इनका टारगेट क्या होता है, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब है संक्रमण। कोई भी बाहर से ऐसा कोई पार्टिकल आया जो आपको बीमारी करने आया था, उस बीमारी को मार गिराने का काम करती है, यानी कि उस इन्फेक्शन को मार देंगी और हमें बीमारी से बचाने का काम करते हैं। इसका मतलब मैम, ये जो टी सेल्स हैं ये हमारे बॉडी में क्या काम करेंगी, इम्यूनिटी देने का काम करेंगी, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बनाने का काम करती हैं। बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल सही सुना। तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे कि जो थाइमस ग्लैंड से निकलने वाला थाइमोसिन हार्मोन होता है ना, वो WBC का एक प्रकार होता है जिसको आप बोलते हो टी सेल्स। टी यानी टारगेट, जो टारगेट उनका क्या है, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को मार गिराना। वो इन्फेक्शन बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो इन्फेक्शन वायरस भी हो सकता है। तो ये टी सेल को मैच्योर करने का काम करती है। और टी सेल्स होती क्या है, तो WBC का एक प्रकार होता है लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट दो टाइप की होती है, बी और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट बनती भी बोन मैरो में है, अस्थि मज्जा में बनती है, अस्थि मज्जा में ये मैच्योर हो जाती है, यहीं पे ये लड़ना सीखती है इन्फेक्शन से। लेकिन टी सेल्स अपनी ट्रेनिंग लेने के लिए कहां जाती हैं, थाइमस ग्लैंड के पास जाती है, और थाइमस ग्लैंड उसको मैच्योर करती है, उसको सिखाती है कि कैसे आपको इन्फेक्शन से लड़ना है। जैसे आपने देखा होगा पुराने जमाने में गुरुकुल्स होते थे, बच्चे का जन्म हुआ, उसको 3-4 साल के बाद गुरुकुल में डाल दिया, तो गुरुकुल में क्या करते थे, अस्त्र शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग लेते थे। तो गुरुकुल क्या हो गया, उस बच्चे को मैच्योर करने वाली जगह हो गई। ठीक है, ऐसे ही ये टी सेल्स हैं, ये मैच्योर होती है कहाँ पे आके, थाइमस ग्लैंड के पास। और ये मैच्योर होंगी तो ये क्या करेंगी, जब भी बाहर से कोई टारगेट आता है यानी कोई इन्फेक्शन आता है, उसको मार गिराती हैं, उससे लड़ाई करती हैं और हमें इम्यूनिटी देती हैं, इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करती हैं ये हमें। और इम्यूनिटी क्या होता है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता देती हैं ये। तो बच्चों, मैंने कहा बूढ़े लोगों में ये ग्रंथि जो है ना, ये ग्रंथि गायब होने लग जाती है। इसका मतलब बुजुर्ग लोगों में ये टी लिम्फोसाइट मैच्योर भी नहीं हो पाती है। इसका मतलब बुजुर्ग लोगों की इम्यूनिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। इसीलिए बुजुर्ग लोगों को जुकाम बुखार होता है ना, तो वो 1 महीने तक जुकाम बुखार चलता ही रहता है, उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन जब आप इस उम्र में हो, 20, 25, 30 साल के हो, तो अगर आपको हल्का फुल्का जुकाम हो गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, बुखार हो गया, तो आप ना भी दवाई लेते हो तो ठीक हो जाते हो। क्यों? क्योंकि बच्चा इस समय आपके बॉडी में टी लिम्फोसाइट बहुत जल्दी बन रही हैं, जल्दी मैच्योर हो रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थाइमस ग्लैंड का साइज सबसे बड़ा है। तो अगर आप 25-30 साल की उम्र में हैं, तो आप जुकाम बुखार हुआ है हल्का फुल्का, तो दवाई ववाई ना भी लेंगे तो काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया ये है ना टारगेट सेल, ये मार गिराएंगे जुकाम करने आए हुए उन बैक्टीरिया वायरस को। बुखार के समय भी ये हमारे बॉडी में इम्यूनिटी देने का काम करती है। इसीलिए बुजुर्ग लोगों की इम्यूनिटी लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में बहुत सारी टाइप की बीमारियां भी लगनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उस समय उन लोगों के बॉडी में एंटीबॉडीज या टारगेट सेल्स मैच्योर नहीं हो पाती हैं। और कोई भी सेल जब मैच्योर नहीं होगी तो वो काम तो नहीं करेगी ना। तो बिना मैच्योर हुए बिना उसे क्या पता लगेगा कि कहाँ पे टारगेट है, किस तरीके से उस टारगेट को मार गिराना है।
इसीलिए बुजुर्ग लोगों का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमजोर होता है हमारे मुकाबले में। तो बोलते हैं ना, जवानी में जितना काम कर लिया उतना कर लो, बुढ़ापे में फिर आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो थाइमस ग्लैंड भी उसके पीछे एक कारण है। तो थाइमस ग्लैंड के बारे में इतना ही पॉइंट आपको याद रखना था। छोटी सी ग्लैंड है, एक ही हार्मोन बना रही है बेचारी, बहुत स्वीट सी ग्रंथि है, जो काम करना होता है वो करती है, और इसका साइज भी डिक्रीज होता रहता है। तो ये 3 नंबर की ग्लैंड हो गई। अब 4 नंबर पे आप लिखेंगे, 4 नंबर पे आप लिखेंगे गोनेट्स। गोनेट्स, और गोनेट्स का मतलब होता है लैंगिक जनन ग्रंथियां। वो ग्रंथियां जो जनन में सहायक होती हैं, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। तो इसीलिए तो हम इनको गोनेट्स कहते हैं। जनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन में जो हेल्प करती है। और ये कहाँ होती हैं? ये बिलो इंटेस्टाइन, आंतों के नीचे, जहां पर आपकी आंतें खत्म होती हैं ना, वहां पे ये होती हैं। बिलो इंटेस्टाइन्स, आंतों के नीचे, आंतों के नीचे होती हैं, और ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, प्रजनन में सहायक होती हैं। और ये जो गोनेट्स होती हैं, ये मेल में अलग होती हैं और फीमेल में अलग होती हैं। दोनों के नाम अलग अलग होते हैं। जब बात करते हैं मेल गोनेट्स की, जरा लिख लीजिए, मेल गोनेट्स। मेल गोनेट्स का नाम होता है टेस्टिस। मेल गोनेट्स, नर जनन ग्रंथि, लिखो, नर जनन ग्रंथियां कितनी होती हैं? एक जोड़ी। एक जोड़ी का मतलब 2 हो गई, 1 पेयर, एक जोड़ी होती है। नाम क्या होता है? तो इनका नाम होता है टेस्टिस, और हिंदी में इनको लिखते हैं वृषण। एक जोड़ी टेस्टिस लड़कों में होते हैं, यानी मेल गोनेट्स लड़कों की क्या कहलाती है? टेस्टिस। और लड़कियों की फीमेल गोनेट्स ओवेरी कहलाती है। फीमेल गोनेट्स ओवेरी कहलाती है। मादा जनन ग्रंथि, मादा का मतलब लड़कियां, मादा जनन ग्रंथियों का नाम होता है ओवेरी। ओवेरी यानी अंडाशय। ये आप ना वापस भी पढ़ोगे, जब मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम करवाऊंगी ना, तो ये सारी चीजें फिर से आएंगी। फीमेल गोनेट्स भी एक जोड़ी होती है, यानी कि 1 पेयर। नाम उनका होता है ओवेरीज। एक लिखोगे तो ओवेरी, 2 लिखोगे तो ओवेरीज हो जाएगा। हिंदी में बोलते हैं अंडाशय। भाई नाम से क्लियर है, जहां पे अंडे बने वो अंडाशय, जहां पे स्पर्म्स बनते हैं उसको टेस्टिस कहते हैं। तो मेल और फीमेल गोनेट्स के नाम आपने क्लियर कर लिए कि इनके नाम क्या है। अब बात ये आती है कि टेस्टिस भी हार्मोन बनाता है और ओवेरी भी हार्मोन बनाती है, इसीलिए हमें यहाँ पढ़ना पड़ रहा है इनके बारे में। हालांकि आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आएगा, ये फीमेल में आएगा। जब टेस्टिस की बात करते हैं, टेस्टिस कौन सा हार्मोन बनाता है? टेस्टिस बनाता है मेल हार्मोन। मेल हार्मोन, नर हार्मोन, जो लड़कों में बनता है हार्मोन। प्यूबर्टी एज जब आपकी स्टार्ट होती है, तो उस समय आपके बॉडी में प्यूबिक चेंजेस आते हैं। प्यूबर्टी एज का मतलब क्या होता है? किशोरावस्था। जब 12-13 साल का कोई लड़का हो जाता है, तो उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। क्या क्या चेंजेस आते हैं? तो उसमें मेल हार्मोन बनना शुरू हो जाता है, और मेल हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। और यही हार्मोन कौन बनाता है? तो टेस्टोस्टेरोन बनाता है टेस्टिस। टेस्टिस ने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाया। किसमें? लड़कों में। ठीक है। और जब लड़कियों की प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है, लड़कियों की किशोरावस्था शुरू होती है, तो लड़कियों में 2 हार्मोन बनना शुरू होते हैं। एक्चुअली प्यूबर्टी एज के समय तो एक ही हार्मोन बनता है लड़कियों में, और उसका नाम होता है एस्ट्रोजन। लिखा जाता है ओ से, प्रोनाउंसिएशन के समय ओ साइलेंट हो जाता है, ई से बोलते हैं इसे, एस्ट्रोजन। और दूसरा, ओवेरी से दूसरा हार्मोन कब बनता है? जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है, तो इसको प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो लड़कियों में 2 हार्मोन, लेकिन लड़कियों में प्यूबर्टी एज के समय एक ही बनता है। कौन सा? एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन कब बनता है? जब कोई लड़की प्रेग्नेंट हुई है, यानी कि वो मां बनने वाली है, उस समय बनता है। इसीलिए हम इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, गर्भाधारण वाला हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि गर्भावस्था में बनता है। पी से आपका हो गया प्रोजेस्टेरोन, और पी से ही लिख लो प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के समय ये हार्मोन बनता है।
पॉइंट क्लियर हो गया। ये लड़कों में कब बनेगा? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एज। ये लड़कियों में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एज। तो इन्हें प्यूबर्टी एज वाले हार्मोन का नाम भी दिया जाता है। अब बात ये आती है कि मैम लड़कों में जब टेस्टोस्टेरोन निकलता है तो वो क्या काम करता है, और लड़कियों में जब एस्ट्रोजन निकलता है तो वो क्या काम करता है? जरा लिखो, टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है। एक तो बच्चा ये लड़कों में स्पर्म्स फॉर्मेशन का काम करवाता है। स्पर्म्स फॉर्मेशन, शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण करता है। लड़कों के अंदर स्पर्म्स बनाने का काम करता है, शुक्राणु के निर्माण में सहायक होता है, निर्माण में सहायक होता है। और स्पर्म्स क्या होते हैं? स्पर्म्स एक टाइप की सेल ही होती हैं। ये सेल हैं लेकिन ये रिप्रोडक्टिव सेल्स कहलाती हैं, जो रिप्रोडक्शन में काम करती हैं, जो जनन में सहायक होती हैं। तो स्पर्म्स फॉर्मेशन का काम किसका होता है? टेस्टोस्टेरोन। तो अगर किसी लड़के में टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो गया तो उसमें स्पर्म्स काउंट कम हो जाता है, यानी ऐसा लड़का फिर आगे चलकर बच्चा बनाने में सक्षम नहीं हो पाता है, यानी कि वो स्ट्राइल रह जाता है, वो बांझ रह जाता है। अब आप कहोगे मैम बांझ तो सिर्फ लड़कियां होती हैं, ऐसा किसने कहा? सिर्फ लड़कियों की कमी की वजह से ही लड़कियां मां नहीं बन पाती, लड़कों की कमी की वजह से ही भी लड़कियां मां नहीं बन पाती हैं, क्योंकि लड़कों के अंदर भी तो स्पर्म्स बनना चाहिए, और ये स्पर्म्स जब नहीं बनते हैं तो ऐसा लड़का फिर बच्चा नहीं पैदा कर पाता है। आपने सुना होगा आजकल के लड़के ड्रग्स यानी कि अफीम, चरस, गांजा, मेरिजुआना इतना कुछ लेते हैं। तो पंजाब में आपने सुना भी होगा, द हिंदू में आर्टिकल भी आया है, पंजाब में आजकल 25-25 साल के लड़के स्ट्राइल हो रहे हैं, बांझ बन रहे हैं, यानी कि वो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो नशे होते हैं ना, ये नशे उन लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन को डिक्रीज कर देते हैं, और टेस्टोस्टेरोन जब नहीं बन पाते हैं तो ऐसे लड़कों में स्पर्म्स फॉर्मेशन का काउंट कम हो जाता है, और जब स्पर्म्स नहीं बने तो वो अंडे को फर्टाइल नहीं कर पाएंगे, और एग फर्टाइल नहीं होगा तब तक जायगोट नहीं बनेगा, जायगोट नहीं बनेगा तो एक नया बच्चा का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है, एक काम तो इसने ये कर दिया टेस्टोस्टेरोन ने। दूसरा इसका काम होता है प्यूबिक चेंजेस लाना। प्यूबिक चेंजेस का मतलब है किशोरा अवस्था वाले बदलाव। जब किसी बच्चे के अंदर 12-13 साल के लड़के के अंदर, बच्चा नहीं लड़के के अंदर प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है उसकी, तो उस समय उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे बच्चे के अंदर, उस लड़के के अंदर दाढ़ी मूछ आने लग जाती है, दाढ़ी मूछ का आना, दाढ़ी मूछ आने लग जाती है। नेक्स्ट, उस बच्चे की जो आवाज होती है, आवाज, वॉइस उसकी गहरी हो जाती है, आवाज में गहरापन, भारीपन आ जाता है, यानी कि हैवी होने लग जाती है। एक 5-6 साल के बच्चे की जो आवाज होती है ना, वो तो बहुत स्वीट होती है, लेकिन जैसे ही उस बच्चे की आवाज कब चेंज हो जाती है, भारी हो जाती है, जब वो 13-14 साल का होता है, क्योंकि उसमें प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो चुकी होती है। तीसरा, उसके जो फिजिक होता है उसमें भी चेंज आते हैं। लड़के की बाइसेप्स, ट्राइसेप्स बनना शुरू हो जाती हैं। पहले तो लड़का ऐसे पतला सूखा सा था, फिर उस लड़के की ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छे से होने लग जाती है, बॉडी वॉडी बनना शुरू हो जाती है, और साथ में उस बच्चे के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की भी ग्रोथ होने शुरू हो जाती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ शुरू हो जाती है, यानी कि जो जनन करवाने वाले अंग होते हैं उनकी भी ग्रोथ शुरू हो जाती है उस समय। तो ये कहलाते हैं प्यूबिक चेंजेस। दाढ़ी मूछ का आना, बाइसेप्स ट्राइसेप्स बनना, फिजिक बॉडी बनना, उसकी आवाज चेंज होना, और उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ होना, यानी कि उसके जो नर जनन भाग होता है, जो जनन में काम आता है बॉडी का, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसकी भी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। किस समय? प्यूबर्टी एज के समय। तो ये सारे काम हैं किसके? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के। तो अगर किसी लड़के में टेस्टोस्टेरोन नहीं निकला तो ये सारे काम रुक जाएंगे, है ना, और ये सारे काम रुक गए तो आप समझ सकते हो, इसीलिए इस हार्मोन को हम कहते हैं मेलनेस हार्मोन। मेलनेस का मतलब है लड़कों की जो मेलनेस होती है, जिसको आप मर्दानगी भी कहते हो, है ना, उसको देने वाला हार्मोन है। मेलनेस क्रिएट करता है लड़कों। ओके, चलिए, तो ये टेस्टोस्टेरोन के फंक्शंस लिख लीजिएगा, कहां से बनता है, सारी बातें आपको याद हो गई। अब आइए फीमेल हार्मोन। ये जो एस्ट्रोजन होता है ना, इसको फीमेल हार्मोन कहते हैं, यानी कि ये लड़कियों में
फीमेलनेस को क्रिएट करता है। फीमेल हार्मोन, मादाओं वाला हार्मोन ये कहलाता है। ये मादा वाला हार्मोन वो मेलनेस हार्मोन था। जैसे लड़कों में टेस्टोस्टेरोन काम करता है ना, वैसे लड़कियों में एस्ट्रोजन काम करता है। लेकिन आगे चलकर जब ये लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसमें प्रोजेस्टेरोन भी बनना शुरू हो जाता है। तो प्रोजेस्टेरोन भी कौन बनाता है? ओवेरीज, अंडाशय ही बनाते हैं। अब ये लड़कियों वाला हार्मोन क्या करेगा? तो बच्चा ये ओवा फॉर्मेशन का काम करता है। ओवा का मतलब होता है एग, अंडा। अंडा बनाने का काम करता है, अंडाणु के निर्माण में सहायक होता है, अंडाणु बनाने का काम करता है। जैसे लड़कों के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उनको स्पर्म्स कहते हैं, वैसे लड़कियों की जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उसको ओवा, एग, एग भी इसी को बोलते हैं, अंडाणु, एग, अंडा होता है लड़कियों की। ये भी सेल है, ओवा भी एक सेल होती है, लेकिन ये रिप्रोडक्टिव सेल होती है, ये प्रजनन करवाने वाली सेल होती है। दूसरा, ये हार्मोन कब निकलता है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एज, प्यूबिक चेंजेस लाता है। ये महिलाओं में भी जो किशोरा अवस्था वाले चेंजेस होते हैं वो इसी हार्मोन की वजह से आते हैं। एस्ट्रोजन क्या करता है? प्यूबिक चेंजेस लाने का काम करता है। और ये प्यूबिक चेंजेस लड़कियों में क्या क्या होते हैं? तो लड़कियों की आवाज पतली होना, लड़कियों की जो वॉइस होती है ना, आवाज, वो पतली हो जाती है, मधुर हो जाती है। अब आप कहोगे मैम कहाँ होती है? बिल्कुल होती है, मधुर होने लग जाती है आवाज। अगर आप 7-8 साल के लड़का लड़की दोनों की आवाज देखोगे ना तो सेम सी होती है, क्योंकि उनमें प्यूबर्टी एज अभी स्टार्ट नहीं हुई है। उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी सेम सा ही होता है। बॉडी स्ट्रक्चर का मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर एक जैसा सा ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट, लड़कियों में ब्रेस्ट जो होते हैं ना उनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। ब्रेस्ट यानी कि जो मैमलरी ग्लैंड्स होती हैं जहां से दूध बनता है, वो उनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। कब? प्यूबर्टी एज के समय। ब्रेस्ट के अंदर होती हैं दूध बनाने वाली ग्रंथियां, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। और मिल्क प्रोड्यूसिंग का मतलब होता है दूध बनाने वाली ग्रंथि, क्योंकि ये लड़की आगे चलकर जब मां बनेगी तो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी, दूध पिलाएगी, और उसी दूध से ही तो लालन पोषण होता है। फिर ये जब मां बनेगी तो इसमें मिल्क का इजैकुलेशन होगा, यानी कि दूध बन के बाहर निकलेगा और वही दूध बच्चा पीता है। एटलीस्ट 6 महीने तक मां का दूध बच्चे के लिए जरूरी होता ही होता है, नहीं तो उस बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। नेक्स्ट, ये क्या करता है? अगला काम ये करता है कि लड़कियों का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कर देता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये मैं आगे आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाऊंगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करवाने का काम करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब होता है मासिक धर्म चक्र, यानी कि हर महीने जो लड़कियों के अंदर एग, अंडे को रिलीज करने के लिए एक साइकिल चलता है, एक चक्र चलता है, जिसमें लड़कियों को ब्लीडिंग होती है और उस ब्लीडिंग के साथ क्या निकल जाते हैं? लड़कियों के एग बाहर निकल जाते हैं। तो उस फ्लो को कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो, और वो जो साइकिल होती है 28 दिन की उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करवाने का काम भी किसका होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। तो लड़कियों की ओवरी से 2 हार्मोन निकलते हैं। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसको फीमेल हार्मोन बोलते हैं हम सिर्फ। प्रोजेस्टेरोन को तो हमने क्या कह दिया? प्रोजेस्टेरोन को हमने कह दिया प्रोजेस्टेरोन पी से प्रेगनेंसी हार्मोन, वो प्रेगनेंसी हार्मोन है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जैसे लड़कों में टेस्टोस्टेरोन काम करता है वैसे लड़कियों में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन काम करता है। एस्ट्रोजन ने क्या क्या किया? लड़कियों की आवाज को पतला और मधुर बना दिया, लड़कों की आवाज भारी बना दी, लड़कियों के अंदर ब्रेस्ट का फॉर्मेशन, ब्रेस्ट की ग्रोथ करवा दी, क्योंकि ब्रेस्ट के अंदर ही क्या होती हैं? दूध बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं। और लड़कियों की मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो उसमें अब प्यूबर्टी एज के बाद 12-13 साल के बाद हर महीने लड़कियों में मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाता है। और इस फ्लो का काम ही क्या होता है? जो अंडे बने हैं उन अंडों को बॉडी से बाहर निकालना, एग को बाहर निकालना। और लड़कियों में नॉर्मल डेज में तो क्या होगा? ये एस्ट्रोजन ही बनेगा। लेकिन जब ये लड़की क्या होती है? प्रेगनेंसी स्टेज में होती है, तो इस लड़की की ओवरी से एक दूसरा हार्मोन भी बनना शुरू हो जाता है, जिस हार्मोन का नाम क्या है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन को मेलनेस हार्मोन बोलते हैं, लड़कों वाला हार्मोन। एस्ट्रोजन को लड़कियों वाला हार्मोन,
और प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी वाला हार्मोन कहते हैं। ये सारे पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेने हैं। तो मेल गोनेट्स टेस्टिस, फीमेल गोनेट्स ओवेरीज, ये वापस आएगा सारा चीजें। जब मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी ना, तो ये सारी चीजें वापस भी पढ़ाऊंगी आगे चल के आपको, ये फिर से आएगा। लेकिन अभी हमें सिर्फ इतने ही हार्मोन की बात करनी थी, क्योंकि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इतनी ही जरूरत है इनकी। बाकी आगे पढ़ेंगे टेस्टिस की स्ट्रक्चर, ओवरी की स्ट्रक्चर, वो सब आगे पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। हो गई 5 ग्रंथियां हो गई। कौन कौन सी हो गई? 5 की 4 हो गई। पेनक्रियास हो गया आपका, दूसरा कौन सा हो गया? एड्रिनल ग्लैंड हो गया, उसके बाद गोनेड्स हो गया, थाइमस ग्लैंड हो गया। अब 5वां लिखो आपका पीनियल बॉडी ग्लैंड, 5 नंबर पे। 5 नंबर पे आती है पीनियल बॉडी ग्लैंड, पीनियल काय ग्रंथि। और मैंने कहा था ये ग्रंथि कहाँ होती है? ये ग्रंथि हमारे ब्रेन में होती है। पीनियल काय ग्रंथि लिख दीजिए, पीनियल काय ग्रंथि। लोकेशन लिख दो इसके आगे, हमारे ब्रेन में होती है, दिमाग में होती है। और मैंने कहा था इट इज स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि भी मानी जाती है। कभी कभी हमारे ऑप्शन में स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड में पिट्यूटरी आ जाता है, ये नहीं आता है, तो आप इसको ये ना आए तो पिट्यूटरी को सही कर देना। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके बाद छोटी कौन सी है? पिट्यूटरी, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं इसको। इसका एक नाम और होता है, इसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। हमारे बॉडी का, मनुष्य के शरीर का जैविक ग्रंथि कहा गया है। बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड, घड़ी है ये हमारे शरीर की। जैसे आप घड़ी में देख के काम करते हो ना, टाइम देख के, मेरा क्लास का टाइम हो गया तो आप आ गए, मेरी क्लास का टाइम नहीं हुआ तो आप चले गए, है ना। ठीक ऐसे ही हमारे बॉडी में भी जो एक दिन में जितनी भी सारी एक्टिविटीज होती है ना, उन एक्टिविटीज को भी ये मेंटेन करने का काम करता है समय के हिसाब से। समय समय पे डाइजेशन करवाना, समय समय पे एक्सक्रीशन करवाना, समय समय पे सारी केमिकल प्रोसेस करवाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस ग्रंथि को जैविक घड़ी ग्रंथि कहा गया है, बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड कहा गया है, तो वो ये है। बात ये आती है मैम, पीनियल बॉडी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, इसके द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है? इसके द्वारा जो हार्मोन निकलता है उसका नाम होता है मेलेटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? मेलेटोनिन हार्मोन। सेम नाम हिंदी में है, हिंदी में भी लिख दो, मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन, ये हार्मोन क्या करता है? पहले तो इसके 2 नाम होते हैं, वो लिखो। इसे बोलते हैं हार्मोन ऑफ डार्कनेस। हार्मोन ऑफ डार्कनेस, अंधेरे वाला। जब रात के समय अंधेरा ज्यादा होता है ना, तब ये समय ज्यादा निकलता है, ये अंधेरे वाला हार्मोन। सनलाइट में कम निकलता है ये अंधेरे वाला हार्मोन। दूसरा नाम होता है इसका नाइट हार्मोन, क्योंकि नाइट में अंधेरा होता है और अंधेरे में ज्यादा निकलता है। दिन में भी निकलता है लेकिन ना के बराबर, बहुत कम, अंधेरे में ज्यादा निकल के ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अब ये हार्मोन करता क्या है? मेलेटोनिन हार्मोन को हार्मोन ऑफ डार्कनेस या नाइट हार्मोन कहते हैं। सबसे पहला, इसी हार्मोन के निकलने की वजह से आपको नींद आई है। नींद को लाना, निंद्राकारी हार्मोन है ये, नींद लाना, ये हार्मोन निकल गया, आपको नींद आई। सुबह जैसे ही सूरज की किरणें पड़ती हैं यानी रोशनी होती है, तो ये हार्मोन निकलना बंद हो जाता है, जिसके कारण आपकी आंख खुल जाती है। इसका मतलब मैम स्लीपिंग एंड वेकअप प्रोसेस को कंट्रोल करता है, नींद लाना और नींद से जगाना। तो एक घड़ी की तरह काम कर दिया ना इसने, है ना। जैसे आप घड़ी में देख के सोते हो, घड़ी में देख के उठते हो, वैसे आपके बॉडी में एक नेचुरल ही घड़ी है। जो घड़ी अपना हार्मोन बनाएगी तो आप सो जाओगे, नहीं बनाएगी तो उठ जाओगे भैया। नींद लाने वाला हार्मोन, आपको जो नींद आती है वो इसकी वजह से आती है। मेलेटोनिन हार्मोन स्लीपिंग एंड वेकअप प्रोसेस को कंट्रोल करता है।
यानी कि ये आपके बॉडी में जो यूरिनल साइकिल होता है, यूरिनल साइकिल का मतलब हो गया दैनिक चक्र। ये आपके पूरे के पूरे एक दिन के अंदर जो भी आपके बॉडी में एक्टिविटीज होती है उनको समय पे स्टार्ट करवाना, समय पे खत्म करने का काम करता है। पहला काम मेलेटोनिन का। मेलेटोनिन ने अपना पहला काम कर दिया भैया, नींद लाएगा, नींद से उठा देगा। ये हार्मोन ज्यादा निकल गया, ज्यादा नींद, कम निकल गया तो आज नींद ही नहीं आनी, है ना। और अगर ये हार्मोन बहुत कम निकलता है, ना के बराबर यानी बहुत ही कम, तो आपको नींद नहीं आती। और नींद ना आने वाली बीमारी को इंसोम्निया कहा जाता है इंग्लिश में। इस बीमारी में आपको नींद नहीं आती, चाह के भी आपको नींद नहीं आती ना। इंसोम्निया में क्या होता है, इंसान को नींद नहीं आती। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस हार्मोन की क्वांटिटी कम होने से आपको इंसोम्निया से ग्रसित हो जाओगे आप, नींद ना आने वाली बीमारी हो जाएगी, चाह के भी आप सो नहीं पाओगे। मैं सोच रहा हूँ वहां सो जाऊं लेकिन नींद नहीं आएगी, है ना। आपको पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते करते आपको नींद आने लग जाती है, आप कॉफी पीते हो, आप चाय पीते हो, तो कॉफी चाय क्या करता है, इसके सिक्रेशन को डिक्रीज करता है रात में, जिसकी वजह से आपको थोड़ी देर के लिए नींद आना बंद हो जाती है। दूसरा काम ये हार्मोन और क्या करता है, ये तो पहला ही काम हुआ ना इसका। ये फर्स्ट फंक्शन है कि स्लीपिंग वेकअप प्रोसेस को कंट्रोल करता है। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, किस किस ग्रंथि को जैविक घड़ी ग्रंथि कहते हैं, किसकी वजह से नींद आती है, कौन सा ग्रंथि अंधेरे वाला हार्मोन या रात वाला हार्मोन बनाता है। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे मैम हमें तो नींद दिन में भी आ रही, जैसे पंकज जी ने तो लिख भी दिया। दिन में नींद आती है उसका अलग रीजन है, आपने ज्यादा खाना खा लिया, आप वो लेजीनेस आ रही है, आप में आलसीपन आ रहा है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, दिमाग को रेस्ट चाहिए, उन सब की वजह से आपको दिन में नींद आती है। लेकिन जो नेचुरल नींद होती है ना वो इसकी वजह से होती है, और नेचुरल नींद को त्यागना नहीं चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं 6 से 7 घंटे तो आपको सोना ही चाहिए। 6 से 7 घंटे तो आपको सोना निश्चित आपको सही है, सोना रहोगे तो आपको बीमारियों से बचते रहोगे। क्योंकि अगर 6-7 घंटे सो रहे हो रात में, रात की नींद बहुत जरूरी है। अगर रात को नहीं सोओगे पागल हो जाओगे। रात को नहीं सोओगे तो भैया आपके बॉडी का यूरिनल साइकिल सही से चलेगा ही नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए रात की नींद बहुत जरूरी है। 6-7 घंटे की एटलीस्ट आपका प्रॉपर नींद लेनी चाहिए अगर आपके दिमाग को सही से काम करवाना चाहते हो तो। दूसरा, इस हार्मोन का काम क्या होता है, लिखो, देखो मेलेटोनिन, इसी से संबंधित एक पिगमेंट होता है मेलानिन। मेलानिन मेलानिन होता क्या है, आपकी स्किन को कलर देने का काम करता है। स्किन का मतलब होता है त्वचा। स्किन, त्वचा का जो कलर है ना, रंग है ना, वो इसी पिगमेंट की वजह से होता है। मैंने आपको पढ़ाया था हमारे बॉडी में जब कहीं पर भी कलर की बात होती है ना, तो कलर के पीछे रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं पिगमेंट्स, और उनमें से ही एक पिगमेंट है मेलानिन। ये मेलानिन हमारी स्किन में बनता है और हमारी स्किन को कलर देता है। अगर ये मेलानिन ज्यादा हो जाता है तो हल्की सी जो आपकी स्किन का कलर है ना वो डार्क पड़ जाता है, यानी कि काला सा, काला तो नहीं होता, आप काला नहीं बोल सकते उसको, गहरा रंग बोल सकते हो, गेहुआ रंग बोल सकते हो ना, थोड़ा सा डार्कनेस आ जाती है कलर में। अगर ये मेलानिन कम है तो आपकी स्किन पर वाइट वाइट कलर के धब्बे से पड़ने लग जाते हैं। देखा होगा आपने बहुत सारे लोगों का, एक हाथ है उस पर एक सफेद कलर का धब्बा यहाँ है, एक गाल पे धब्बा है ना। और जो गोरे होते हैं, गोरे का मतलब ये गोरे, ये आपके ब्रिटिश जो अंग्रेज लोग होते हैं उनमें तो वैसे ही मेलानिन की थोड़ी कमी रहती है। तो हमारी स्किन को कलर किसने दिया, मेलानिन पिगमेंट ने। आपने देखा होगा आप धूप में कुछ काम करते हैं तो आपने मान लो यहां तक की शर्ट पहन रखी है, तो यहाँ पे आपकी स्किन का कलर थोड़ा सा फेयर रहता है, और यहाँ पे आपकी स्किन का कलर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, थोड़ा सा डार्क पड़ जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट आई, और धूप से, सनलाइट से आपके बॉडी के अंदर ये मेलानिन जो है ना ये थोड़ा सा ज्यादा बन जाता है, जिसकी वजह से आपके स्किन का कलर हल्का सा डार्क हो जाता है। फिर उस मेलानिन की बैलेंसिंग का काम कौन सा हार्मोन करता है, मेलेटोनिन। तो लिख दो, इसका दूसरा काम है मेलानिन पिगमेंट की क्वांटिटी को बैलेंस करना।
ये बैलेंसिंग का काम करता है। किस पिगमेंट को? इस पिगमेंट को। बैलेंसिंग का यानी कि कहां पर किस हिस्से में कितना मेलानिन बनना है और कितना नहीं बनना है, वो भी इसी हार्मोन का काम होता है। टैनिंग हो जाती है, हम बोलते हैं ना धूप में काम कर लिया तो यार आजकल तो मैं काला पड़ गया, तो काला मतलब इसलिए पड़ गया धूप वगैरह में मेलानिन ज्यादा बन जाता है। देखो मैंने कहा हार्मोन धूप में कम बनेगा, यानी दिन में बनता ही नहीं है, लेकिन पिगमेंट जो आपकी स्किन में, ये तो हार्मोन है मेलाटोनिन तो, और मेलानिन एक पिगमेंट है, तो मेलानिन धूप में ज्यादा बन जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन का हल्का सा काला सा पड़ जाती है आपकी स्किन, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ी तो स्किन में मेलानिन ज्यादा, और ज्यादा होने से आपकी स्किन का हल्का सा कलर ऐसा हो जाता है। फिर 5-7 दिन के बाद वो ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसी मेलानिन की मात्रा को बैलेंस करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? मेलाटोनिन हार्मोन करता है। तो स्किन के कलर को, मतलब जो कलर आपको भगवान ने दिया है, जो नेचुरल कलर आपको दिया है ना, उस कलर में वापस लाने का काम इसी हार्मोन का होता है, इसी हार्मोन का होता है। तो ये डिसाइड करता है कि किस हिस्से में कितना मेलानिन था, जो अभी इम्बैलेंस हो गया है, उसको वापस बैलेंस करने की जरूरत है। तो मैंने कहा एक बार फिर से सुन लो, जो पीनियल बॉडी ग्लैंड होती है वो हमारे ब्रेन में होती है, ब्रेन में यहाँ होती है बीचों बीच। एक बात और बताऊं, ये हार्मोन है ना आपकी कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ाता है। ये क्या करता है, किसी भी चीज को जब आप कंसंट्रेट कर पाते हो ना, वो इसी की वजह से कर पाते हो, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, एकाग्रचिता की शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। यानी कि हार्मोन सही समय पे बन रहा है, सही समय पे बनना बंद हो गया है, सही समय पे आप सो रहे हो, सही समय पे उठ रहे हो, आपका डाइयूरिनल साइकिल सही चल रहा है, यानी कि आपके बॉडी में जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित चीजें हैं वो सही समय पे चल रही हैं, सही समय पे खत्म हो रही हैं, तो आपका कंसंट्रेशन उससे बढ़ेगा। इसलिए मैंने कहा ना रात की नींद बहुत जरूरी है। रात को नहीं सोओगे, मेलाटोनिन धीरे धीरे बनना बंद हो जाएगा, आप पागल हो जाओगे। पागल का मतलब आपके कोई कंसंट्रेशन ही नहीं बनेगा। एक रात ना सो, अगले दिन पूरे दिन सर में दर्द रहता है, और कंसंट्रेशन पावर आपकी सही नहीं बढ़ पाती है। पढ़ रहे हो, दिमाग सही से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, दिमाग में 100 तरीके की बातें चल रही होती हैं। इसलिए कहते हैं कि रात की नींद को मत त्यागा करें, दिन में ना सोएं, रात को सोएं, टाइम पे उठें। बात समझ में आ गई मेरी? तो आप आपसे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, मेलाटोनिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है, बायोलॉजिकल क्लॉक कौन सी ग्लैंड को कहते हैं, कौन सी ग्रंथि को कहते हैं, हार्मोन ऑफ डार्कनेस किसको कहते हैं, रात वाला हार्मोन किसको कहते हैं, किस हार्मोन की कमी से इंसोम्निया जैसी बीमारी हो सकती है, कौन सा हार्मोन नींद लाता है और नींद से जगाता है, ठीक है, और कौन सा हार्मोन हमारे दैनिक चक्र को, दैनिक जीवन चक्र, जो आपके बॉडी में जो एक चक्र चलता है, जो साइकिल चलती है, उसको कंट्रोल करता है, कौन सा हार्मोन आपकी स्किन के अंदर जो पिगमेंट बनता है जिसका नाम मेलानिन होता है, ये मेलानिन आपकी स्किन को कलर देने का काम करता है। जो आपका नेचुरल कलर है, वो नेचुरल कलर से अगर ऊपर नीचे हो जाती है आपकी स्किन, तो उसको वापस इस पिगमेंट के कॉन्सेंट्रेशन को एकदम बैलेंस करने का काम भी किस हार्मोन का होता है, मेलाटोनिन हार्मोन का होता है, मेलाटोनिन हार्मोन का होता है। हाँ जी पंकज जी, स्किन के अंदर जो पिगमेंट होता है जब ये बहुत ज्यादा पड़ जाता है ना, कभी आपने देखा होगा मोल हो जाता है आपको, तिल, तिल समझते हो ना, तिल में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन मेलानिन पिगमेंट, यानी कि किसी हिस्से पे मेलानिन बहुत ज्यादा बन के और ऐसे जमा हो गया, उसी को तिल बोलते हैं। होते हैं ना तिल, जैसे मेरे भी होगा, ये रहा तिल। तो यहाँ क्या, इस हिस्से पे मेलानिन ज्यादा बन गया और ज्यादा बन के यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, जमा हो गया यहाँ की सेल्स में, तो ये तिल दिखने लग गया, तिल हो गया ये, ठीक है। तो इसको हम मोल बोलते हैं, इसको तिल बोलते हैं। और एक बार एसएससी ने यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ रखा है कि जो तिल होते हैं, जो मोल्स होते हैं ना, मोल्स में मेलानिन ज्यादा होता है कि कम होता है? भाई मोल थोड़े से काले काले पड़ जाते हैं, तो वहां पे मेलानिन ज्यादा बना, इसीलिए वो डार्क कलर के हो गए, इसीलिए वो हल्के से काले कलर के दिखने लग गए। तो ये बात आप याद रखिएगा इस चीज को अच्छे से। बात समझ में आ गई होगी आपको? तो ये आपका पीनियल बॉडी ग्लैंड हो गया। तो आज हमने कौन कौन सी पढ़ी, पीनियल बॉडी ग्लैंड, हमने पढ़ा गोनेट्स, हमने पढ़ा थाइमस ग्लैंड। अब जो बची हैं वो लगभग सारी बड़ी बड़ी हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे थायराइड, पैराथायराइड एक क्लास में, और फिर एक क्लास में हम ये आपका
पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। आज थोड़े 5-7 मिनट पहले ही छोड़ रही हूँ, थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है, तबीयत सही से